आपको यह बताएंगे कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद बीजेपी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में उपचुनाव क्यों हार गई। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जहां हिंदुओं की आबादी 98% है और मुसलमानों की आबादी सिर्फ 1.2%। लेकिन इसके बावजूद हिंदुत्व वाली पार्टी बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में कांग्रेस से हार गई और इस हार के बाद यह नई बहस शुरू हो गई है कि क्या अब हिंदू ही बीजेपी को चुनाव में हराने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बद्रीनाथ में बीजेपी की हार को असली हिंदुत्व वर्सेस बीजेपी के हिंदुत्व से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी यही संदेश दिया है कि देश को बीजेपी के हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है और देश के लोग अब जागरूक हो गए हैं। लेकिन आज हम आपको बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का वो सच बताएंगे जो विपक्षी दलों के नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। यह बात सच है कि बीजेपी बद्रीनाथ के उपचुनाव में हार गई, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि इन उपचुनावों से पहले भी बद्रीनाथ की सीट बीजेपी के पास नहीं थी, बल्कि यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास थी। वर्ष 2022 में जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी पूर्ण बहुमत से इन चुनावों में जीतने के बाद भी बद्रीनाथ की सीट पर कांग्रेस पार्टी से हार गई थी और यह सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी। और इसलिए यह कहना कि अयोध्या की फैजाबाद सीट के बाद अब बद्रीनाथ के हिंदुओं ने भी बीजेपी को हरा दिया, यह पूरी तरह से सही बात नहीं है। बद्रीनाथ की सीट पर आज तक कुल 6 चुनाव हुए हैं, जिनमें 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं और सिर्फ 2 बार बीजेपी बद्रीनाथ की सीट से जीती है। इससे यह पता चलता है कि इस सीट पर कांग्रेस की पकड़ पहले से ही मजबूत है और बीजेपी पहले से ही इस सीट पर काफी कमजोर रही है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस इस जीत को देश के सामने ऐसे पेश कर रही है जैसे हिंदू वोटर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चुका है और अब देश के कट्टर हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते। इसीलिए बीजेपी पहले अयोध्या हारी और अब बद्रीनाथ की सीट भी हार गई, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि बद्रीनाथ में बीजेपी की हार का कारण हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, बल्कि इस हार का कारण है दल बदलू नेताओं को बीजेपी द्वारा टिकट देना। यानी बीजेपी अपनी गलती से वहां पर हारी है। तो बीजेपी को लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे आए उसमें भी एक ही बात सामने आई और अब जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी वही बात सामने आ रही है। वो ये कि बीजेपी जब दूसरी पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट देती है तो वो नेता अक्सर चुनाव हार रहे हैं, बड़ी संख्या में चुनाव हार रहे हैं और बीजेपी को यह सबक लेना होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाए, अपनी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाए, बजाय इसके कि दूसरी पार्टियों को नेताओं को अपनी पार्टी में लाकर उन पर भरोसा करे और अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं की अनदेखी करती रहे। उसका कारण यह है कि वो बात ना तो लोगों को पसंद आ रही है, यानी बीजेपी के जो वोटर्स हैं उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आ रही कि पिछली बार जिस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया था, इस बार अब चुनाव में वो उसी उम्मीदवार को बीजेपी की तरफ से वोट देंगे। और ये बात लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी इस बात को पसंद नहीं करते। उदाहरण के तौर पर बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा कहते हैं कि पिछले 20 साल से हम जिस नेता के खिलाफ पोस्टर लगाते आए हैं, पिछले 20 साल से हम जिस नेता और जिस पार्टी के खिलाफ लगातार चुनाव प्रचार करते आए हैं, लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं, जिस नेता के खिलाफ नारे लगाते थे 2 महीना पहले तक, आज उसी नेता के लिए पोस्टर लगा रहे हैं, आज उसी नेता की जिंदाबाद उसी नेता का कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? और बड़ी बात यह है कि बीजेपी शुरू से ही अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहती थी। उसने हमेशा लोगों को यह कहा है कि हम अलग हैं, हम बाकियों के जैसे नहीं हैं। ये पहले काम कांग्रेस किया करती थी, दूसरी पार्टियों के जो इंपोर्टेड टैलेंट हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें अपनी पार्टी में ले लें, या दूसरी पार्टियां किया करती थी। बीजेपी में यह नहीं होता था। उसका कारण बीजेपी का नुकसान हो रहा है। बीजेपी का लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में और अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में भी सब कुछ ठीक नहीं है और क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी आने वाले कुछ समय में सही साबित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी बहुत जल्द
लोकसभा का चुनाव नतीजा आने के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और इस बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वयं शामिल थे। प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में शामिल थे। और यह पहली समीक्षा बैठक थी जिसमें इस बात की समीक्षा होनी थी कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्यों हारी। और इस पहली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार के 5 बड़े कारण बताए हैं, जिनमें पहला कारण उन्होंने अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस को बताया है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि जिस तरह विरोधी दलों ने हिंदुओं को अलग अलग जातियों में बांट दिया, उससे भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भीतरघात के कारण बीजेपी चुनावों में कमजोर हुई है। यह बहुत बड़ा आरोप है। 2 आरोप बहुत बड़े हैं। एक, भीतरघात का मतलब आप समझ लीजिए, उसका मतलब यह है कि पार्टी के लोग आपस में ही पार्टी का नुकसान कर रहे थे। पार्टी का नुकसान पार्टी के अपने लोगों ने अंदर ही अंदर किया और बीजेपी के अंदर षड्यंत्र चल रहे थे, इसका यह मतलब है। और यह बहुत गंभीर आरोप है। पहला आरोप जो उन्होंने लगाया वो भी गंभीर आरोप है कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ओवर कॉन्फिडेंस था, जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था कि हम तो जीत ही रहे हैं, हमारी तो 400 सीटें आ ही जाएंगी। चौथा कारण उन्होंने बताया, विपक्षी दलों ने बीजेपी को संविधान विरोधी बताकर जो अफवाह फैलाई, उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और वो अफवाह लगातार सोशल मीडिया पर फैल गई। अब आप देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो अपना एनालिसिस ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया। वो कहते हैं कि भीतरघात हुआ है जिससे पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ। वो कहते हैं कि पार्टी के नेताओं को ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अति आत्मविश्वास की वजह से भी पार्टी हारी। ये दोनों बड़े गंभीर आरोप हैं। और ये जो दोनों चीजें हैं, अति आत्मविश्वास और भीतरघात, ये उन पार्टियों में होता है जो पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है। ये सत्ता का साइड इफेक्ट होता है। जो भी पार्टी लंबे समय से सत्ता में रहती है उसी में भीतरघात भी होते हैं, क्योंकि पूरी लड़ाई पार्टी के अंदरूनी सत्ता के लिए भी होती है और उसी में आत्मविश्वास भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। और बीजेपी क्योंकि अब 10 साल से सत्ता में है, इसलिए उसमें भी वही समस्या आने लगी हैं जो पहले कांग्रेस में आती थी। पहले बीजेपी एक बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती थी। बीजेपी जैसी पार्टी में जो है भीतरघात हो ही नहीं सकता और अति आत्मविश्वास भी नहीं हो सकता, लेकिन ये सत्ता के साइड इफेक्ट्स हैं। पर अब आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सरकार में, उन्हीं की सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे सहमत नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार संगठन और पार्टी से बड़ी नहीं हो सकती, संगठन बड़ा होता है सरकार से। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिल रहा था और इस वजह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो उत्तर प्रदेश में नाराज थे, क्योंकि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, उनके काम नहीं हो रहे थे और उन्हें लगता ही नहीं था कि हमारी पार्टी की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश को चला रही है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो सरकार अगर संगठन को काटने लगेगी तो संगठन भी फिर सरकार को काटने लगेगा और इससे नुकसान दोनों का होगा, सरकार का भी नुकसान और संगठन का भी नुकसान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयानों में विरोधाभास है। मुख्यमंत्री जो इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जो इशारा कर रहे हैं वो इस तरफ कर रहे हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से ऐसा लगता है कि वो इस हार के लिए अति आत्मविश्वास को बड़ा कारण बताकर इसके लिए शायद इनडायरेक्टली दिल्ली को जिम्मेदार बता रहे हैं। दिल्ली से आने वाले नेताओं या दिल्ली में जो रणनीति बनती है
उसे जिम्मेदार बता रहे हैं, दिल्ली की तरफ उंगली उठा रहे हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य के बयान से ऐसा लगता है कि वो इस हार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बताना चाहते हैं। और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी उत्तर प्रदेश से इस तरह की बहुत खबरें आई थी, जिससे यह बताया गया था जिनमें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ना तो स्थानीय पुलिस थानों में कोई सुनवाई होती है, ना ही सरकारी प्रशासन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई हो रही है, ना ही उनका कोई काम सरकार में होता है। इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी असंतोष है ग्राउंड पर, और इसीलिए उन्होंने चुनाव में इस बार ज्यादा मेहनत ही नहीं की, क्योंकि जो स्थानीय नेता होते हैं, जो जिला स्तर के नेता होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का काम लेकर लखनऊ जाते हैं, क्योंकि वो इसी बात पर अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी सरकार आएगी तो आपका कोई काम रुकेगा नहीं। लेकिन जब सारे काम रुक जाते हैं तो वो भी किस मुंह से कार्यकर्ताओं के पास जाएं और उनसे कहें कि आप दिन रात बीजेपी के लिए मेहनत कीजिए, जिस सरकार में कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान ही नहीं हो रहा। और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी अब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और उन्हें दिल्ली का काफी करीबी माना जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों जो उंगलियां हैं एक दूसरे पर उठ रही हैं। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या अरविंद केजरीवाल ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो सही साबित हो सकती है। और केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी तीसरी बार भी सत्ता में आ गई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और वो ये है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला, और भारत में भी और दुनिया में भी चर्चा यह हो रही है कि ट्रंप पर हुआ यह जानलेवा हमला ही क्या डोनाल्ड ट्रंप का इस चुनाव में आखिरी ट्रंप कार्ड है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ट्रंप का ट्रंप कार्ड क्या है और क्या इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना तय हो चुका है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ तस्वीरों में हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस के जवान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों को दिखाकर बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने ऊपर यह हमला करवाया और वो लोगों में अपने लिए इस हमले के बाद सहानुभूति पैदा करके राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए जब यह हमला हुआ तो उन्हें कोई तनाव नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, नहीं वरना जानलेवा हमले के बाद तो किसी भी व्यक्ति की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लेकिन तस्वीरों में तो वो हंस रहे हैं, लेकिन ये झूठ है। सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सारी तस्वीरें फेक हैं, नकली हैं और इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। और इस हमले की जो असली तस्वीरें हैं उनमें ना तो डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुरा रहे हैं और ना ही उनके सुरक्षा कर्मियों के चेहरे पर कहीं कोई हंसी है। दोनों तस्वीरें आपको पूरी स्क्रीन पर मैं दिखाता हूं, देखिए। एक तरफ फेक तस्वीर है ऊपर और नीचे, और असली जो तस्वीर है जिस पर हमने रियल लिखा है, ये असली तस्वीर है। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, किसी भी तस्वीर को बदला जा सकता है। सच्चाई यह है कि इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप के कान से खून बह रहा था और वो इस तरह से मुट्ठी बंद करके जोर से अपने समर्थकों से फाइट करने के लिए कह रहे थे। तो एक बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद भी घबराए नहीं और वो पूरे एक फाइटर की तरह अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि अब उन्हें यह जंग लड़नी पड़ेगी और इस जंग को जीतना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला 13 जुलाई को अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में हुआ और इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप पर कुल मिलाकर 8 गोलियां चलाई गई थी। तो पहली बात तो यह जान लीजिए, 8 गोलियां चली हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, 1-2 नहीं। और इनमें पहले राउंड में जो 3 गोलियां चली उनमें एक गोली उनके दाएं कान को छूकर निकल गई और इसी में वो घायल भी हो गए और बाल बाल बच गए। सोचिए, दाएं कान को टच करके अगर गोली निकल जाए तो आप सोचिए कि कितना बाल बाल वो बचे होंगे। गोली लगने के बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे बैठ गए और इसके बाद 5 गोलियां और चली और इन गोलियों में से भी वो किसी तरह से बाल बाल बच गए। ये गोलियां उन तक नहीं पहुंची, उनके शरीर तक नहीं पहुंची। और जिस 20 वर्ष के लड़के ने ये गोलियां चलाई, ये भी सोच लीजिए, वो लड़का सिर्फ 20 साल का है हमलावर, वो डोनाल्ड ट्रंप से लगभग 150 मीटर की दूरी पर मौजूद था, 150 मीटर की दूरी पर, और उसने एक फैक्ट्री की छत पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप पर यह गोलियां चलाई। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रैली में डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला हुआ उसमें वो
टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन देखकर अपना भाषण नहीं पढ़ना चाहते थे, बल्कि उनका कहना था कि वो इस रैली में लोगों से खुलकर बात करना चाहते हैं और वो सिर्फ आंकड़े देखने के लिए ही टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रीन पर देखेंगे। और बाद में यही हुआ जिसके कारण हमलावर का निशाना चूक गया। पहले तो आपको बता देता हूं कि टेलीप्रॉम्प्टर क्या होता है। टेलीप्रॉम्प्टर सामने जो कैमरा होता है, उसी कैमरे के ऊपर एक स्क्रीन लगी होती है और भाषण का जो पूरा टेक्स्ट होता है वो टेलीप्रॉम्प्टर पर आता रहता है। और बहुत सारे नेता जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं भाषण देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के उनकी जो टीम थी वो ये चाहती थी कि पूरा भाषण उनका टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ दिया जाए और वो पढ़ते पढ़ते अपना पूरा भाषण टेलीप्रॉम्प्टर से लोगों को बता सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि जब आप भाषण पढ़ते हैं तो उसमें आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते, वो बड़ा नकली लगता है और असली बात दिल से तब आती है जब आप बिना पढ़े अपना भाषण देते हैं। एक और बड़ी बात यह है कि जब आप टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर बोल रहे होते हैं तो आप सीधे सिर्फ कैमरे की तरफ देखते हैं, जिस तरफ टेलीप्रॉम्प्टर होता है। देखिए, ये टेलीप्रॉम्प्टर है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसे टेलीप्रॉम्प्टर कहते हैं। ये न्यूज इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, टीवी चैनल्स के स्टूडियोज में भी इस्तेमाल होता है। और यही इस समय देखिए जो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं अभी, वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लगी हुई है जो मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, अभी आप देखते जाएंगे। अपने भाषण के दौरान कुछ आंकड़े देखने के लिए वहां लगी एक बड़ी स्क्रीन की तरफ जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उसी दौरान सिर्फ 1 मिलीसेकेंड के फर्क से हमलावर की गोली उनके कान को चीरते हुए निकल गई। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर से उस दिन अपना भाषण पढ़ा होता तो उनकी जान न बचती और वो शायद बुरी तरह से घायल हो जाते या इस हमले की चपेट में आ जाते। लेकिन क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए वो इधर उधर देखकर बात कर रहे थे। कभी इधर देखते थे, कभी लोगों को उस तरफ देखते थे। यानी उनका जो चेहरा था और उनकी जो बॉडी थी वो लगातार हिल रही थी और इसी की वजह से उस लड़के का निशाना चूक गया। और आप ये समझ लीजिए कि आधा इंच का भी जो आधा हिस्सा होगा उससे डोनाल्ड ट्रंप बच गए। अगर इस हमले के दौरान डोनाल्ड ट्रंप उस 1 मिलीसेकेंड में अपना सर न घुमाते तो यह गोली उनके माथे और आंख के पास उन्हें लग चुकी होती, जिसमें उनकी जान जा सकती थी। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी स्क्रीन पर कुछ आंकड़े देखने के लिए अपना सिर उस तरफ घुमाया और इसीलिए वो इस हमले में बच गए। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इस हमले को शक की नजरों से देख रहे हैं। और आप भी इस हमले का आज पूरा वीडियो जरा देखिए। आज पूरा वीडियो आपके लिए निकाल कर लाए हैं कि जब यह हमला हुआ है, आप भी देखिए कैसे यह हमला हुआ।